तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। तो आज से फाइनली हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मेंस का जीएस पेपर वन का हिस्ट्री का सेक्शन। तो जैसा कि अभी प्रीलिम्स का डेट कोई फिक्स नहीं है, तो इसमें वाइज डिसीजन यही होगा कि आप अभी से ही स्टैटिक पोर्शन एटलीस्ट जो है, जो चेंज नहीं होने वाली है, वो मेंस का भी साथ साथ करें और प्रीलिम्स का प्रिपरेशन साथ साथ करें। जब प्रीलिम्स का डेट फाइनल हो जाएगा तो फिर उसको आप फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन में ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आज पाला आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर को डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन देखिए, वन वे कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहेगा जब तक कि आप खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा। आप इन सारी चीज़ों को जो मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स पे नहीं मेंशन कर लीजिएगा, तब तक वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि ये प्रीलिम्स के एग्जाम नहीं है, ये मेंस है, और मेंस में आपको लिखना है। किसी दूसरे के नोट्स देख लेने से या किसी दूसरे का लेक्चर सुन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ आप क्या कीजिए कि अभी से ही, जो जैसे सपोज कि मैं आज पाला आर्ट पढ़ा रहा हूँ, आप अपना नोटबुक खोलिए, नोटबुक पे ये सारा पॉइंट को नोट कीजिए। इससे अच्छा फायदा क्या होगा कि आपको मेंस का भी आंसर लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ ही साथ आपका नोट्स आपके भाषा में मिल जाएगा। जो आप लिखिएगा तो आपको अपने लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो जब एक्चुअल एग्जाम होती है तो उससे पहले जो खुद के हैंड रिटन नोट्स होता है ना, वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो लोगों को याद रहता है, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के सेट हो जाता है। और दूसरे का नोट्स कई बार पढ़ लीजिए, जिससे कोई फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको अपना मटेरियल भी दे दूंगा। साथ ही साथ जब मैं टेस्ट सीरीज लिखा था उसमें एक्चुअल में आंसर कैसे लिखा जाता है 4 पेज। सपोज दीजिए अभी जो मटेरियल ये 6-7 पेज का हो, लेकिन वहां पे आपको एग्जैक्टली 4 पेज में ही आंसर लिखना है, 4 या 4.5 पेज। सपोज आपको टोटल 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 180 मिनट्स टाइम है, तो आपको डिवाइड कर लीजिए, तो आपको 22.5 मिनट्स पड़ता है। और उसमें भी वो कई बार आएंगे सिग्नेचर और विग्नेचर करवाने के लिए, तो आप समझिए मोटा मोटी आपका 10 मिनट चला गया, तो आपके पास इफेक्टिवली 20 मिनट्स टाइम ही है। तो आप क्या कीजिए कि 20 मिनट्स में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे एक्चुअल अपना इसके लास्ट में। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पे मैं अपना ये सारा लिंक शेयर कर दूंगा और ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी अपने नोट्स पे उतार सकते हैं। यहाँ पे मैं कोशिश किया हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में देने के लिए, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट को फायदा हो। तो आप जहाँ से जिस भी मीडियम के हैं, आप यहाँ से लेकर के और वहाँ से अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। फिर टाइम टू टाइम जैसे आप पढ़िएगा, आपको सपोज कीजिए कुछ नया एलिमेंट दिख गया किसी दूसरे के कॉपी में, वो क्योंकि ये हो नहीं सकता है कि किसी एक आदमी का नोट्स परफेक्ट हो जाए और आंसर परफेक्ट हो, तो आप वहाँ से उठा करके अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। तो जब आप नोट्स बनाइएगा अभी, तो वहाँ पे 2-3 पेज लास्ट में छोड़ दीजिएगा, ताकि बाद में जब भी कभी समय मिले तो आप उसको आराम से अपडेट कर सकते हैं, खाली जगह रखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल पर अगर न्यू है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और इस तरह का मैं जितना भी GS1 GS2 और ज्योग्राफी ऑप्शनल एटलीस्ट ये तो मैं जरूर लेके आ जाऊंगा अपने चैनल पे 67 के बीपीएससी से पहले, और पूरा कोर्स यहाँ पे करवा दूंगा। और मैं अपना हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा, हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर जो मैं किया हूँ वो भी दे दूंगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जब कभी भी कोई एग्जामिनर वहाँ कॉपी चेक कर रहा होता है, तो उसको ऐसा नहीं है कि 4 पेज का उसको आंसर सीट दिया हुआ रहता है, उनको सिर्फ कीवर्ड्स दिए रहते हैं एक पेज में। सपोज ये पाला आर्ट्स है तो एक पेज का रहेगा उनके पास कि आप इसमें से जो कीवर्ड जितना मैच करेगा उतना उनको मार्क्स देंगे। तो ये सारा जितना भी हाइलाइटेड पॉइंट हम डालेंगे यहाँ पे, ये कीवर्ड्स है। तो आपके भी इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन या बॉडी कहीं ना कहीं ये चीज तो जाना चाहिए। तो बेहतर है कि जो सारांश होती है उसको आप इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में आपको 4-4.5 पेज लिखना होता है। ये यूपीएससी की तरह नहीं है कि 250 वर्ड्स में लिखना है। इंट्रोडक्शन जितना छोटा है, इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का आप रख सकते हैं, 4 लाइन का यहाँ पे, और जितना भी सारांश है वो उसी में डाल दीजिए। तो चलिए, पाला आर्ट जो है वो 8 से 12 सेंचुरी के बीच में शुरू हुआ था। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रूलर था जो इसको बढ़ावा दिया था वो था गोपाल, धर्मपाल, देवपाल। ये जो है वेस्ट बंगाल, बिहार और बांग्लादेश के रीजन में फैला हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश में सोमपुरा महाविहारा जो है वो इसी समय का बना हुआ है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। अब इसमें एक चीज और गौर करने वाली बात है कि ये सेक्युलर नेचर का है। तो सेक्युलर नेचर क्यों बोला जाता है, या यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है रिलीजियस टॉलरेंस, तो वो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, दोनों धर्म की मूर्तियां, मंदिर और फिर जो विहारा है, स्तूपा, वो सारा कुछ एक ही समय में देखने का मिल रहा है। तो इससे लगता है कि उस समय में सामाजिक सौहार्द की भावना थी पाला वंश में। तो आप इतना चीज को समेट करके कोशिश कीजिएगा कि आप इंट्रोडक्शन में डाल देने के लिए। अब वो चाहे कोई भी आर्ट हो, कोई भी आर्ट हो, आपको क्या करना है, 3-4 चीज किसी भी आर्ट में। अगर मान लीजिए आपको कभी मौर्यन आर्ट पूछा जाता है, तो मौर्य आर्ट में भी आपको क्या दिखाना है, मौर्य आर्ट में भी आपको दिखाना है कि हाँ आर्किटेक्चर था। उसके बाद पेंटिंग आपको सब जगह का दिखाना है, क्या स्ट्रक्चर था उस समय में,
टेरिकोटा पेंटिंग होता था तो क्या था। तो ये सारा चीज आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दिखाना चाहिए। तो ये एक तरह से आप समझिए फ्लो चार्ट के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। जब कभी भी आप भी आंसर लिखिएगा तो उसमें इसी तरह कर दे दीजिएगा कि पहला आर्ट था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसमें आर्किटेक्चर के अंदर में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में क्या था तो विहारा स्तूपा चैत्य, हिंदू में क्या था तो टेम्पल आप दे सकते हैं। सॉरी, पेंटिंग, तो पेंटिंग में मुराल पेंटिंग और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। तो मुराल पेंटिंग और मैन्युस्क्रिप्ट में दो पेंटिंग इस तरह का होता है कि कुछ वॉल पे पेंटिंग बनाया जाता है, जैसे अजंता केव सब में आप देखे होंगे, और जो ये लिख करके बनाया जाता है उस समय में भोजपत्र पे या ताम्रलिप्ति पे, उसको मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग बोलते हैं। स्कल्पचर, तो स्कल्पचर में फिर स्टोन स्कल्पचर था, ब्रॉन्ज स्कल्पचर था, मृण मूर्तियां जिसको बोलते हैं टेरिकोटा, वो था। तो ये सारा चीज को आपको वहां पे एक फ्लो चार्ट बना दीजिएगा और दिखाने के लिए, देखिए भाषा में तो नीचे लिखेंगे ही हम लोग, लेकिन ये अगर दिखाने में दीजिए तो ये दिखने में अच्छा लग रहा है, तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव रहता है, तो मार्क्स थोड़ा एक दो मार्क्स आपको दूसरे से ज्यादा दिलाएंगे। ओके, चलिए। अब आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर जो था वो, जैसा कि पहले ही हम लोग बात कर रहे थे, उसमें इन्फ्लुएंस था हिंदू रिलीजन का भी और बुद्धिस्ट रिलीजन का। और उस समय में जितने भी आर्किटेक्चर बने थे वो पकी हुई ईंट का बने हुए थे। जैसा कि आप देखिएगा कि मॉडर्न पीरियड में वुड का था, तो वुड का जो था वो सरगल गया, खत्म हो गया, बहुत सारा चीज तो हम लोगों को पता भी नहीं चला। बट यहाँ पे जो था वो बैक ब्रिक पकी हुई ईंट के है, इसके अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं और क्लियरली अवेलेबल है बहुत जगह पे, बहुत जगह पे एग्जाम्पल भी है इसका। इम्पोर्टेंट जो है वो ये महाविहार है। तो महाविहार में आप जब जाइएगा तो उसमें तीन चार नियम आपको याद रखने चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर, धर्मपाल। तो सबसे पहले महाविहार क्या होता है, एक लाइन में लिख दीजिएगा, रेसिडेंशियल प्लेस होता था बुद्धिस्ट मॉन्क का। धर्मपाल जो था वो विक्रमशिला विहार, विक्रमशिला विहार जो है वो धर्मपाल के द्वारा किया गया है, और उदंतपुरी जो है वो गोपाल के द्वारा स्थापना किया गया है। फिर धर्मपाल ने ही ये सोमपुरा महाविहार जो था उसका स्थापना किया था। सोमपुरा महाविहार अभी बांग्लादेश में है, ये लार्जेस्ट बुद्धिस्ट विहारा है इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर आप नहीं जानते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब होता था कि इंडिया के आजू बाजू का वो सारा देश जहाँ पे ब्रिटेन का अधिकार था। तो ब्रिटेन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली में थोड़ा इजीली समझ में आए उन लोगों को, तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट यूज करता था, जिसमें नेपाल मतलब ये अपना श्रीलंका, बर्मा, ये जितना भी कंट्री है, तो इसीलिए उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा है, और अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया, अभी बांग्लादेश में ये पड़ता है। फिर धर्मपाल जो था वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप लिख दीजिएगा कि यहाँ मेनली स्टडी जो होता था वज्रायन बुद्धिज्म। वज्रायन जो है उसमें क्या होता है, तंत्र मंत्र जादू टोना ये सारा चीज मूर्ति पूजा के साथ आ गया था, तो उसको ये सबसे लास्ट फेज था बुद्धिज्म, तो आप इसको वज्रायन बुद्धिज्म भी बोल सकते हैं। उसके बाद एक लाइन आप जरूर मेंशन कीजिएगा, वो ये है कि शैलेंद्र रूलर बलदेव पुत्र जो है वो बुद्धिस्ट टेम्पल बिल्ड किया था गया में, और किसके परमिशन से, देवपाल परमिशन। तो देखिए यहाँ पे आपको 5 कीवर्ड है, ये 5 कीवर्ड आपके आंसर में जरूर होना चाहिए, बट आप अपने भाषा में लिखने का कोशिश कीजिए और उसको रखिए। तो इसका देखिए हिंदी में भी मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, नीचे में आगे दिखाऊंगा, नीचे में हिंदी में भी मैं दिया हुआ हूँ। हाँ, अब बचा कि इमेज कैसे बनाए। तो इमेज में ये जो आप देख रहे हैं ये होता है चैत्य। ओके, और ये जो है ये स्तूपा है। तो चैत्य किस तरह का होता था कि यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे घर है, तीनों तरफ से घर बना हुआ है, चारों तरफ से, ठीक, और ये जो है स्तूपा है। अब देखिए एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि आप बैठ जाइएगा और वहां पे आप कोशिश कीजिएगा कि हम पूरा स्तूपा इस हिसाब से बना दें। तो आपको 2D में बनाना है, फास्ट बनाना है, 1 मिनट से अधिक समय नहीं लेना है किसी भी हालत में, जिसमें आप चैत्य विहार और स्तूपा तीनों बना दें। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना अच्छा इमेज बना रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप वहां पर प्रदक्षिणा पथ दिखाए हैं कि नहीं दिखाए, हर्मिका दिखाए कि नहीं दिखाए, चित्रा दिखाए कि नहीं दिखाए, टोडोना दिखाए हैं कि नहीं दिखाए, ठीक है, अंडा दिखाए हैं कि नहीं दिखाए, तो ये मेदी दिखाए हैं कि नहीं दिखाए, तो ये सारा चीज आप कोशिश कीजिए कि खुद से। एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में नहीं निकल के आएगा, तो आप एक्चुअल एग्जाम में जाने से पहले कि मान लीजिए कुछ इस तरह से आप बना लीजिए कि यहाँ पे, और फिर इधर खींच दीजिए, इसको इधर खींच दीजिए। मैं अभी अपना कॉपी भी दिखाऊंगा कि हम कैसे, मैं कैसे बनाता था उस समय में, और फिर ये इस तरह से कुछ बना दीजिए, ये हो गया, ठीक, ये हो गया अपना टोरोना, ये हो गया। इसके ऊपर आप थोड़ा सा बना दीजिए इसको इस तरह से मंडप टाइप का, और यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ये भाई धर्मिका है, या फिर ये आपको चैत्या है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज दिखा सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आप बना सकते हैं कि ये पैसे दे दीजिए, यहाँ पे थोड़ा मार्क बना दीजिए, बोलिए कि ये जो है प्रदक्षिणा पथ है, और फिर गेट यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसको भी दिखा सकते हैं कि ये टोरना है, ये अपना अंडा है, हैंडी। तो ये अपना बता सकते हैं। अगर आपको आंसर देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल आंसर में
जब मैं बनाता था तो कैसे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ये टोरोना बना दिए, ये मेडी बना दिए, ये गेट बना दिए, चैत्रा, यस्ती, हार्मिका, अंडा, टोरो, ये सारा बना दिए। फिर जब विहारा देखिएगा तो विहारा में आपको चारों बगल से रूम है, बीच में ये बरामदा है, यहाँ एक एंट्रेंस पॉइंट होता है। फिर इसी तरह चैत्या में भी इसी तरह का होता था, बीच में ये अंडाकार रूप में होता था, पिलर होता था, आइडल भगवान का जो भी वो मूर्ति पूजा करते थे वो सारा चीज होता था। ओके, तो ये फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। आप इसको इसमें ज्यादा समय मत लीजिए। आप इसको किसी भी तरह से ये मत सोचिए कि हम जब तक बहुत अच्छा नहीं बनाएंगे मुझे मार्क्स नहीं मिलने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। आपको मार्क्स मिल जाएगी, बट हाँ वो सारा चीज जहाँ जहाँ जो जो चीज लिखा है वो दर्शाना जरूरी है। चलिए, फिर अस्तूपा में, तो अस्तूपा क्यों बनाया जाता था, तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क के रिलीफ के लिए बनाया जाता था। और ये लाइन इसमें मेंशन कर दीजिएगा कि ये जो है इंडिया में प्रोविडेंट था आज से ही नहीं, इसी समय से नहीं, बल्कि वैदिक पीरियड से ही ये चल रहा है। बट इसका ये बहुत अधिक फ्लरिश्ड हुआ किस पीरियड में, पाला पीरियड में। यहीं पे अगर मौर्य का क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा चिट को यूज करेंगे, बोलेंगे माला पीरियड में, मौर्य पीरियड में ये फेमस हुआ। तो आप इतना लाइन तो आराम से लिख ही सकते हैं। और इस सबका एग्जाम्पल जो है आजकल कहाँ पे मिला है, जो अभी के आधुनिक बिहार शरीफ है, बिहार में, वहां पे इन सब चीज का अवशेष मिला है और देखने को मिलता है अभी भी। फिर चैत्या, चैत्या क्या होता था, प्रायर और इसमें प्रार्थना की जाती थी, पूजा की जाती थी मॉन्क के द्वारा। और ये भी बहुत अधिक जगह पे बिहार में और बंगाल के एरिया में इस काल का बहुत अधिक मात्रा में मिला है। चलिए, अब चलते हैं टेम्पल के। तो वो तो जितना अभी हम लोग देखे थे महाविहारा, चैत्य, स्तूपा, वो सारा बुद्धिस्ट पीरियड का, लेकिन बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड था। अब हिंदू रिलीजन से रिलेटेड क्या क्या था, तो हिंदू टेम्पल में ड्यूरिंग दिस पीरियड नोन एज बंगा। ये वर्ड एकदम याद रखिएगा कि इसको बंगा बोला जाता था। ये एक तरह से अपभ्रंश है बंगा का। और ये बंगा क्या है, बेसिकली बंगाली हट है। तो बंगाली हट उस समय में जितना भी टेम्पल बनता था वो जनरली बंगाली हट, उसमें बम्बू का बहुत यूज किया जाता है। मैं अभी इमेज दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये जिस फैशन में बना हुआ है इसी फैशन को हम लोग बंगाली हट बोलते हैं। अब देखिए वहां पे जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपसे बन ही जाए वहां पे। तो आपको एग्जैक्ट बनाने का नहीं है, बस ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे एक गेट डाल दीजिए आप यहाँ पे, ठीक। और इसको थोड़ा सा और एक बार घुमा करके थोड़ा ऐसे करके कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप दिखा दीजिए गेट है, ये बंगला रूप है, इसमें डाल सकते हैं कि ये जो है वो अपना बंगला रूप। तो ये सारा और चीज मैं बताता हूँ अभी। तो यहाँ आप समझ गए बंगला रूप क्या होता था ये। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसको जरूर डालिएगा कि रॉक कट केव टेम्पल कहलगांव, ये भागलपुर का एक सब डिवीजन है, वहां पे ये रॉक कट केव टेम्पल। फिर सिद्धेश्वरा महादेव जो टेम्पल है वो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, 9th सेंचुरी का है। और फिर विष्णुपद टेम्पल जो है गया में, उसका कुछ पार्ट जो है पाला डायनेस्टी के समय में बना। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये लार्ज अमालका जो देख रहे हैं, तो इस समय में जितनी भी टेम्पल बनी थी उसका जो टेम्पल का का शिखर होता था वो लंबा होता था। जैसे कि आप देखें उड़ीसा का जो टेम्पल है, तो उड़ीसा स्टाइल में जितनी भी टेम्पल बनी हुई है उसका देखिएगा कि शिखर थोड़ा लंबा होता था, अमालका जो होता था लार्ज होता था। ये शिखर अमालका क्या है, तो ये देखिए ये अगर टेम्पल है तो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो राउंड शेप में है इसको अमालका बोला जाता है। कितना फाइन नक्काशी किया हुआ है देख रहे हैं। और इसके ऊपर जो चीज रखा जाता था उसको कलश बोला जाता था। तो शिखर, तो ओवरऑल ये जो पार्ट होता था ये शिखर है। तो शिखर जो है वो पूरा लंबा टाइप का होता था, इसमें लार्ज अमालका बना होता था और सबसे ऊपर में एक कलश के रूप में कुछ रखा जाता था। तो ये सारा चीज था टेम्पल का पाला पीरियड में। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज रहा, एक तो बंगा स्टाइल है, नाम रखा जाता था बंगा, इसको बोला जाता था, बंगला रूप स्टाइल में बना जाता था। कहलगांव में इसका एग्जाम्पल मिला है, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में मिला है सिद्धेश्वरा महादेव का। फिर विष्णुपद टेम्पल जो है वहां पे कुछ पार्ट को इस समय में बनाया गया था। और यहाँ पे जितनी भी चीज बनती थी, जितनी भी मूर्तियां मंदिर बनती थी, उसका शिखर लंबा होता था, उस पे लार्ज कमाल का रखा जाता था। चलिए, तो वही सारा चीज आप यहाँ पे जो भी चीज हम ऊपर में बताए हैं उसको हिंदी में भी अनुवाद कर दिए हैं। तो आप यहाँ से अपने नोट्स में कॉपी कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा करके वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अपने नोट्स में आराम से कर सकते हैं। अब स्कल्पचर पे आते हैं। तो स्कल्पचर जो है इसमें ये दो महाशय हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, धीमन और विट्ठपाल। धीमन और विट्ठपाल दोनों पिता पुत्र थे और इनको स्कल्पचर में उस समय में महारत हासिल, हालांकि इन्होंने नॉलेज ट्रांसफर नहीं किया ऐसा लगता है। फिर भी ये जो धीमन थे वो धर्मपाल के काल के थे और विट्ठपाल जो थे वो देवपाल के काल के रिस्पेक्टिवली थे। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जितनी भी स्कल्पचर है उस पर गुप्ता पीरियड का थोड़ा इन्फ्लुएंस देखा जाता है। ओके,
तो स्टोन स्कल्पचर जो थी इसकी विशेषताएं ये थी कि ये मोस्टली फोर पार्ट, जो सामने का पार्ट होता है मूर्ति का, उस पे ही ध्यान दिया गया था, उसमें फाइन नक्काशी करके उसको बहुत अच्छा बनाया गया था। लेकिन मोस्टली वो जो था वो आपको फोर पार्ट पे ही ध्यान दिया गया था। बहुत सारा ऑर्नामेंटल इमेज भी है कि इमेज पत्थर का बना लिया गया और अलग से उसमें मूर्ति में माला, फिर गर्दन में, हाथ में, पैर में कुछ अलग तरह की वस्तुएं दे करके उसको और सुंदर बनाया गया। तो ऑर्नामेंटेशन जो था उस पर बहुत अधिक ध्यान दिया। और जितनी भी उस समय में मूर्तियां बनी थी वो ब्लैक बेसाल्ट स्टोन का बना था। और वो भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप पाला रीजन जहाँ था उसके जस्ट बगल में उसके अंदर ये मुंगेर और संथाल परगना भी आता था, और मुंगेर और संथाल परगना में जैसा कि हम लोगों को पता है कि ब्लैक बेसाल्ट स्टोन जो है बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। तो उसको ये लोग ला करके और उसी से इमेज बनाते थे। जितनी भी इमेज थी वो सेक्युलर नेचर के थे, क्योंकि आप वहां पे बुद्धा का भी इमेज मिल सकता है आपको, और हिंदू धर्म का भी इमेज बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। बुद्धा का जितना भी इमेज था वो लाइफ, बर्थ, उनके सरमन, उनके निर्वाण, इन सब पे आधारित था। और बौद्धिस्ट का जितना भी इमेज वहां पे देखने को आजकल मिल रहा है वो बोधिसत्व, मंजूश्री, मैत्री, ताड़ा, इन सब से रिलेटेड है। और वहीं अगर आप हिंदू का इमेज देखिए, हिंदू धर्म से रिलेटेड, तो भगवान विष्णु, बलराम, सूर्य, उमा, माहेश्वर, गणेशा, इन सबों की मूर्ति कहीं न कहीं से मिला है। तो जिससे भी ये प्रतीत होता है कि उस समय में सामाजिक सौहार्द तो एटलीस्ट बना हुआ था। ब्रॉन्ज स्कल्पचर, फिर से ये दोनों महाशय का नाम जरूर याद रखिएगा, ये आपके आंसर में दिखना ही दिखना चाहिए। ओके, तो धीमन और विट्टपाल, दो जो था ये इसका प्रोपाउंडर था ब्रॉन्ज स्कल्पचर का। और ये दोनों पहले भी बता चुके हैं, धर्मपाल और देवपाल के समय के रिस्पेक्टिवली थे। ये जो टेक्निक यूज करते थे उसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सांचा रहता है, सांचा में मूर्ति बना लिया जाता है और उसमें अंदर में पहले मोम भरा हुआ है। फिर जब मूर्ति बन के तैयार हो जाती है, वो ठंडा हो जाता है मेटल, तो वो क्या किया जाता है कि उस मेटल को फिर मूर्ति को गर्म किया जाता है और एक छोटा सा छेद रहता है जिसके थ्रू वो जितना भी मोम पहले से भरा हुआ रहता था वो पिघल करके नीचे आ जाता है। तो इसीलिए उसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक नाम दिया गया है। और ऑफन इसका यूज किया जाता है ब्रॉन्ज टेक्निक का, कि इस समय का जो पीरियड का ब्रॉन्ज टेक्निक था वो चोला पीरियड, जो दुनिया, इंडिया ही नहीं दुनिया के श्रेष्ठतम ब्रॉन्ज मूर्ति का जो उदाहरण मिलता है वो आपको चोला पीरियड से मिलता है, उससे ऑफन कंपेयर किया जा सकता है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि इस समय में भी ब्रॉन्ज का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ब्रॉन्ज कला जो था, ब्रॉन्ज की जो मूर्तियां थी कितनी प्रसिद्ध थी। इसका कुछ एग्जाम्पल है कि बलराम की मूर्ति कुकुरधार से मिला है और नालंदा से विष्णु का मूर्ति मिला है। और दुर्भाग्यवश ये दोनों मूर्तियां अभी बर्मिंघम पैलेस में, म्यूजियम में, लंदन में है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है इस सब मूर्तियों को लाने के लिए, देखिए क्या होता है। बट अभी वर्तमान समय में ये मूर्तियां ब्रिटिश के द्वारा लेके चला गया जाया गया था और अभी वहीं पे है। फिर उसी सबको हम हिंदी में दे दिए हैं, तो किसी को चाहिए तो यहाँ से देख करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल में जा करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं पेंटिंग में। तो पेंटिंग जो है वो दोनों तरह के, जैसा मैं पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि पेंटिंग मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग और मुराल पेंटिंग, दोनों तरह की पेंटिंग वहां पे मिला था। फिर से धीमन और विट्टपाल भी पेंटिंग में फेमस थे। और धीमन जो पेंटिंग करते थे वो ईस्टर्न स्टाइल में करते थे, विट्टपाल जो करते थे वो मिडिल स्टाइल में। मिडिल स्टाइल मतलब मगधा, मध्य देश उसको बोला जाता था। स्टाइल का मतलब यहाँ ये है कि उस समय में ये जो कुछ पेंटिंग करते थे उसमें इस समय की जो सामाजिक स्थिति मगध में थी वो अधिक मात्रा में दिखाई देता, और ईस्टर्न साइड का जितना भी था वो धीमन के पेंटिंग में दिखाई देता है। मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग में आप ये तीन लाइन जरूर दिखाइएगा कि रेड, ब्लू, और ये ग्रीन नहीं है, ये व्हाइट है। आरजीबी मत बोल दीजिएगा वहां पे, ये रेड, ब्लू एंड व्हाइट है। तो आप ये जरूर लिखिएगा। और इस पे जो इन्फ्लुएंस था वो किसका इन्फ्लुएंस था? टेंट्रिसिज्म, मतलब जितना तांत्रिक चीज जो भी वज्रायन बुद्धिज्म में उस समय में चल रहा था उसका अधिक इन्फ्लुएंस दिखने को मिलता है उस इमेज पे। बट इमेज जो थी बहुत अधिक, बहुत ही फाइन इमेज बनाया गया है। और इस सब का एग्जाम्पल कहाँ से मिलता है? तो 10th सेंचुरी में एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये लाइन आप जरूर दिखाइएगा वहां पे, उसका नाम है प्रज्ञा प्रमिता। तो प्रज्ञा प्रमिता जो है वो अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल है पेंटिंग का पाला समय का, जिसमें कि बहुत ही अधिक मात्रा में इस समय की पेंटिंग दिखाया गया है। इसके साथ साथ दो नाम और, एक है अस्त्र सहसरिका और दूसरा पंच राक्षसा। प्रज्ञा प्रमिता तो मैं बोल ही दिया। तो ये तीन लाइन आपके आंसर में जाना ही जाना चाहिए जहां पे आप पेंटिंग लिखिएगा, क्योंकि ये तीनों कीवर्ड है। तो यहाँ इस समय का कुछ पेंटिंग जो है अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी उनके म्यूजियम में है, तो आप वहां से कुछ इमेज देखा गया है वहां पे इस काल के। अब वॉल पेंटिंग आता है। तो वॉल पेंटिंग जो आता है उसका जो अभी हम लोगों को एग्जाम्पल मिला है वो मिला है नालंदा के रीजन से जितना है, वहां से कुछ
ये पेंटिंग का एग्जांपल मिला है। और ये ऐसा देखा गया है कि उस पेंटिंग में वो इन्फ्लुएंस थे अजंता और बाघ केव की पेंटिंग। तो बहुत कुछ अधिक नई चीज नहीं थी यहाँ पे इससे, और वो सारा सिमिलर था एक तरह से अजंता बाघ बाघ केव पेंटिंग जो है वहां से। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये दोनों अजंता और बाघ केव कहाँ पे। फोकस जो था मेनली वो बुद्धिस्ट लाइफ पे था, कि उनके लाइफ पे सरमन कब हुआ था, बर्थ कब हुआ था, और उन सब चीजों से रिलेटेड इमेज जो है अधिक मात्रा में बना। फाइनली टेरिकोटा। टेरिकोटा जो है, टेराकोटा वो एंटीचक जो विक्रमशिला का महाविहार है वहां पे देखा गया है। और ऐसा माना जाता है कि समाज के उच्च तबके के द्वारा इसको डेकोरेशन पर्पज से वॉल पे सजाने के लिए किया जाता है इसका यूज। और इसमें कुछ रिलीजियस थीम तो थी ही साथ यहाँ पे कुछ डेली लाइफ का भी चीज था, जैसे कि फ्लावर, एनिमल, ह्यूमन। और इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, और ये इम्पोर्टेंट है, आप जरूर कहीं ना कहीं या तो कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में या बॉडी पार्ट में जरूर डाल दीजिएगा, कि एक इमेज मिला है जिसमें कि एक वुडन प्लेट पे वोमेन देख रही है उसकी तरफ, प्लेट की तरफ, यानी एक तरह से ये मिरर होगा, और उसमें देख करके वो श्रृंगार कर रही है। और ऐसा माना जाता है उसका फिनिश इतना अच्छा है कि लगता है कि वो अप्सरा की तरह है, यानी इंद्र भगवान के पास जो अप्सरा सब हुआ करती थी या होते हैं, तो उस तरह का ये कंपैरिजन किया है कि ये इसका सुंदरता ऐसा है कि मानो इंद्र भगवान की अप्सरा हो। और हाँ, टेरिकोटा अप्लाउज जो है ये भी रिकवर किया गया है कहीं कहीं। तो इसमें तीन चीज आप दीजिएगा कि यहाँ से इसका एक्सेस मिला है, डेकोरेशन वॉल के लिए किया जाता है, डेली लाइफ का भी मिलता था, और इस अप्सरा वाला जो इमेज मिला है इसका जरूर कहीं ना कहीं अपने आंसर में, क्योंकि ये उसका का सबसे फेमस, वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल है टेरिकोटा आर्ट का। तो फिर ये चित्रकला का आप वहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ, अब आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन में पूछे या नहीं पूछे, आपको एक चीज जरूर मेंशन कर देना है कि क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म में है कि इस समय में नॉलेज ट्रांसफर नहीं किया गया, मोस्टली फोर फ्रंट सामने वाला पार्ट को ही पेंट किया गया, और मोस्टली ये जो है ये गुप्ता पीरियड, मथुरा आर्ट और गंधारा आर्ट से ही मिला हुआ है, कुछ नया एलिमेंट नहीं दिखने को मिला है उन लोगों को। और ये रिपीटेशन है अजंता के वाघ पेंटिंग का, वाघ के पेंटिंग का। फिर जो मूर्तियां थी उसमें बहुत अधिक मात्रा में लाद दिया जाता था, एक तरह से समझिए आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट से, तो उसमें आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट जो है वो अधिक दिखता था, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो एक्चुअल नमूना है, नक्काशी उकाशी फिनिशिंग पॉलिश, वो सब थोड़ा कम दिखता है। और हाईली एम्फेसिस जो है वो रिलीजियस सब्जेक्ट पे दिया था, लोकल सब्जेक्ट पे नहीं दिया है। जब हम पटना कलम पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पे नुक्कड़, हाट, मेला, ये सब चीज का भी पेंटिंग बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिला। मेनली रिलीजियस सब्जेक्ट ही मिलता है। अब ये डिक्लाइन क्यों कर गया, तो इसका डिक्लाइन होने का मेन कारण था मुस्लिम इन्वेडर, खास करके बख्तियार थे। तो उन्होंने जब यहाँ पे आया तो वो सारा डिस्ट्रक्ट कर दिए थे, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को, मोनास्ट्री को, बहुत सारा चीज को वो तहस नहस करके, अपना नालंदा महाविहार को भी उन्होंने ही, महानंदा विश्वविद्यालय को भी उन्होंने ही डिस्ट्रक्ट करवाया था। उनके डर से बहुत सारा मॉन्क या आर्टिस्ट जो थे यहाँ से नेपाल भाग के चले गए थे, तो फिर फ्लरिश होना भी कम हो गया। और लास्ट रूलर जो था यहाँ का वो रामपाला था। रामपाला उतना स्ट्रॉन्ग रूलर था जो कि अपने अंदर इन लोगों को थोड़ा संरक्षण मिला था। उसके बाद खुद ही वहां पर रिवीजन ब्रोक हो गया था उनके खुद के ही वंशज में, और फिर यहाँ पे कोई इन लोगों को सहारा देने वाला नहीं था, तो ये लोग यहाँ से भाग गए। तो चलिए ये फाइनल हुआ। अब मैं अपना आंसर शीट दिखाता हूँ कि जब मैं आंसर लिख रहा था तो किस हिसाब से आंसर लिखा। सपोज कीजिए कि जितना अभी आप लोग पढ़े हैं उसी को देख करके आंसर लिखना है, लेकिन आपको 4 पेज में ही लिखनी है, 4 पेज से अधिक नहीं करना। अगर यहाँ पे 4 पेज से अधिक कीजिएगा तो वहाँ उससे भी अधिक चला जाता है, फिर आपको लगेगा कि आपका आंसर कंप्लीट नहीं रहा। कंक्लूजन आप छोड़ दीजिएगा, मार्क्स कम मिलेगा, इसीलिए ऐसा मत कीजिए। तो इसमें ऐसे लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन देखिए कि बिहार नोन फॉर इट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर सिंस एंशियंट टाइम ऑफ वैदिक पीरियड, मौर्य एंड गुप्ता पीरियड, एंड इट रिटेन्ड देयर फेम इवन इन medieval पीरियड बाय पाल। तो यही कि ये पहले से ही बहुत फेमस था वैदिक पीरियड, मौर्य पीरियड से बिहार में, और इस समय और अधिक ये जो है फेमस हो गया, और अधिक इसको मतलब इसमें इवन मोर फेमस हो गया पाला रूलर में, इन्होंने और अधिक संरक्षण दिया। और उसके बाद वो जो कीवर्ड बताए थे कि 8 से 12 सेंचुरी के बीच में रहेगा, बिहार बंगाल सब के एरिया में है, वेस्ट बंगाल के एरिया में है, और सेक्युलर नेचर का है, और यहाँ पे बजरायन बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस ज्यादा देखा है। फिर वो जो हम इमेज दिखाए थे वहां पे आप उसको इस तरह से बना दीजिएगा, और एक एक करके पूरा डिस्कस कर दीजिएगा आर्किटेक्चर के बारे में, फिर महाविहारा के बारे में। लेकिन वो कीवर्ड तो दिखना चाहिए जो हम आपको बताए थे कि धर्मपाल बनाया था, उदयपुरी किसने बनाया था, लास्ट में शैलेंद्र दुर्योधन बलदेव पुत्र क्या बनाया था। फिर यहाँ पे फ्लो फ्लोइंग इमेज बनाएगा, एक ही जगह तीनों इमेज बना करके नीचे में लिख दीजिएगा स्तूपा, विहारा, चैत्य। और फिर ये लाइन जरूर दिखाइएगा, ये जितना इस पे लिखा हुआ है, जब तक सिर्फ इमेज बना देने से नहीं होगा, ये टोरोना कहाँ होता है, हर्मिका कहाँ होता है, यास्ती कहाँ होता है, ये चीज आपको दिखाना है। ओके, स्तूपा, फिर चैत्य,
टेम्पल, टेम्पल में कौन गंगा स्टाइल का था, बंगला रूप के स्टाइल में था। और फिर इस इमेज को जो हम वो दिखाए थे वो इस तरह से 2D में आप बना दीजिएगा, अच्छा रहेगा। हमालिका कलशा ये सब जरूर दिखा दीजिएगा। फिर स्कल्पचर के बारे में जो धीमन और विटफॉल इसको जरूर बताना है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक बताना है, चोला पीरियड से थोड़ा कंपेयर कर दीजिएगा कहाँ कहाँ क्या एग्जाम्पल मिला है वो लिख दीजिएगा। फिर स्टोन में भी क्या है, ब्लैक बेसाल्ट कहाँ से मिलता था, ये सारा चीज आप कर दीजिएगा। तो वो हो गया। ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको वैसे भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक दे ही दूंगा, ठीक है। अब कंक्लूजन के साथ है, तो कंक्लूजन है कि अपार्ट फ्रॉम द आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर, तो ये ऐसे लिखेंगे कि जितना ऊपर में चार चीज डिस्कस किए उसके बाद सोशल एलिमेंट भी था, हालांकि इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया, यहाँ पे कंक्लूजन में क्रिटिसिज्म डाल दिया, नॉलेज नहीं ट्रांसफर किया, गुप्ता पीरियड जैसा दिखता है, तो ये सारा चीज आप इसमें लिख दीजिएगा। लेकिन फाइनल पॉइंट जो होना चाहिए वो थोड़ा पॉजिटिव सेंस में रहेगा तो लोग अच्छा मानो। लेकिन उसके बाद देखिए, बट देयर वेयर वेरियस एग्जांपल मिला है हम लोगों को जो दिखाता है कि सोशल सब्जेक्ट पे भी इमेज बना है, ना कि सिर्फ रिलीजियस पे, जैसे वो वोमेन होल्डिंग मिरर इन अप्लाइंग वर्मिनम। तो आप वही जो इमेज था कि वोमेन अपने हाथ में रखी हुई थी मिरर और सिंदूर लगा रही थी। आर्ट ऑफ पाला डिनेस्टी जो था वो हाई स्टैंडर्ड एक्सेलेंस कर लिया था उस समय, अपने कंटेम्प्रेरी जितने भी उस समय के काल था, जहां जहां पे जो जो हो रहा था, जितने भी राजा वंशज थे, उसमें ये एक उच्च कोटि का आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये लोग डेवलप कर रहे थे। फिर एक लास्ट लाइन ये लिख देंगे कि अभी टाइम आ गया है कि इसको हम लोग प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें और इसको टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करें, ताकि ये टूरिस्ट लोग यहाँ आएंगे और बिहार की इकोनॉमी में भी थोड़ा डेवलप। तो चलिए इस तरह से मैं अभी फाइनल कर दिया हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से मैं हम कोशिश करेंगे थोड़ा छोटा करने का, वैसे भी ये मेंस का है तो आप थोड़ा लंबा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, आप उसको पॉज कर करके लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और ये सारा मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो मेरा लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में उससे जुड़ जाइए, वहाँ पे ये सारा मटेरियल मैं दे दें। चलिए, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।